देखिए, नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी तक जो हमारी क्लास चल रही थी वेक्टर स्पेस की, तो उसमें हम जो पढ़ चुके हैं उससे आगे आज शुरू करते हैं। और ये जो है हमारे जो है ये क्लास है बीएससी सेमेस्टर 5 की, आपका जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसका वेक्टर स्पेस टॉपिक चल रहा है, यानी कि यूनिट 1 आपकी चल रही है। और आज हम शुरू करने वाले हैं बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पे करेंगे लेट, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है हम आगे इसकी थ्योरम वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V over the field F, then S is said to be a basis of vector V if, यानी कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट हमने लिया जो वेक्टर स्पेस VF का है। तो S क्या होगा, बेसिस कब कहलाएगा, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है S इज ए लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि S जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और आप जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट के बारे में हम पिछले लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद सेकंड कंडीशन की जो LS है ये V के इक्वल होना चाहिए, यानी कि every element of V is a linear combination of finite element of S। इसका मतलब ये होता है, यानी कि आप शॉर्ट में से आप ये लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल होता है, देखिए S का एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या होता है, स्टैंडर्ड एग्जांपल बोलते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, ये जो आपका जो एक सेट बन रहा है इन पॉइंट्स का, ये क्या कहलाता है, आपका S कहलाता है। एक तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में काफी क्वेश्चन इसकी हेल्प से होते हैं, ठीक। इसके बाद अगली जो आपकी डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। कुछ डेफिनेशन करते हैं। और देखिए, कुछ लोग हमसे पूछ रहे थे कि देखिए जो कौन सी बुक से हम पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, बीएससी में कोई भी जो बुक होती है वो भी कोई ऐसी नहीं होती है कि आप उसमें सारा सिलेबस होता है, या मतलब पूरा कुछ भी आप उससे कर सकते हैं। तो अलग अलग पब्लिकेशन की बुक होती हैं। आप कोई से भी पब्लिकेशन की, कोई अच्छी पब्लिकेशन जो आपकी यूनिवर्सिटी में चलता हो आप उसे ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर चलती है क्या, एक तो जैसे प्रगति पब्लिकेशन की 5th सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर की ओनली 1 बुक है। और एक है कृष्णा पब्लिकेशन, उसकी 2 बुक हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। उसमें क्या है, आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का पार्ट ए है और लीनियर अलजेब्रा का जो पार्ट 2 है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपका ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और लीनियर अलजेब्रा दोनों ही एक साथ इस बुक में दे दिए गए हैं। तो इस बुक से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मैं आपको जो है बेसिक करा रहा हूँ, थ्योरम सारी लगभग जो इम्पोर्टेंट है सारी करा रहा हूँ। और कुछ क्वेश्चन भी हम अब कराएंगे लास्ट में, जब यूनिट 1 खत्म हो जाएगी तो कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। अभी तक हमारे पास बुक अवेलेबल नहीं थी, कुछ दिन से हमारे पास बुक है, तो हम क्वेश्चन भी साथ में कराना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप इसे एक बार इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, उसके बाद हम क्या है आपको अगली डेफिनेशन पर लेकर चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेसिस ऑफ ए जो वेक्टर स्पेस, अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो इसमें देखिए क्या करना है, लेट एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F इज सेड टू बी ए फाइनाइट डायमेंशनल इफ S is finite subset of V such that LS is equal to V। और आप जानते हैं कि ये क्या होता है आपका, कि आपकी बेसिस की जो है सेकंड कंडीशन है, ठीक है। आपके बेसिस की जो सेकंड कंडीशन कहा है, जिसका मतलब होता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ V इज लीनियरली कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट ऑफ S। इसका मतलब ये होता है, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ V is linear combination of finite element of S, या ठीक। तो देखिए, अब वो क्या है, ये आपकी सेकंड कंडीशन है, यानी कि बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस और फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस में क्या फर्क है। बेसिस में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन है LS इज इक्वल टू V, यानी कि every element of V is a linear combination of finite element of S।
यहाँ पर क्या है, फाइनाइट डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस में केवल सेकंड कंडीशन जो आपकी है बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस की वही लगाई गई है। ठीक है, अब हम एक क्या करते हैं कि थ्योरम करते हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत आसान सी थ्योरम है। ठीक है, उसे करते हैं हम, और ये है आपका थ्योरम जो आपकी इफ s is equal to alpha beta dash dash alpha n is the basis of a vector space V over the field F, then each element of V is uniquely expressible as a linear combination of an element of S। ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि देखिए सिंस पहली बात क्या है, हमें S को दो चीज प्रूव करनी है आपको यहाँ पे, यानी कि हमें S को क्या क्या प्रूव करना है, each element V is uniquely expressible as a linear combination of element of S। ठीक, हमें ये दो चीजें प्रूव करनी है, तो यूनिकनेस यानी यूनिकली एक्सप्रेसिबल और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S। अब देखिए इसमें जैसे आपको कहा गया है कि जो S है आपका सेट दिया हुआ इज द बेसिस ऑफ वेक्टर, उसने ये भी कह दिया कि ये बेसिस ऑफ वेक्टर है। तो अब हम क्या लिखेंगे, देखिए बेसिस ऑफ वेक्टर में ये जो आपकी जो कंडीशन दूसरी वाली है कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S, ये बेसिस की सेकंड कंडीशन है, यानी कि जो आपका गिवन है उससे ये प्रूव हो गया कि ये सेकंड वाला जो आपको दिया हुआ है ये तो ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि उसने उसे कहा ये बेसिस है। जब बेसिस है तो क्या होगा, देखिए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एलिमेंट ऑफ फाइनाइट सेट का होगा ही होगा, फाइनाइट एलिमेंट का ऑफ S। ठीक, तो आपकी ये कंडीशन तो ऑलरेडी आपकी जो गिवन बात है उसी से पूरी हो जाती है। ठीक है, अब क्या है, आपको केवल यूनिकली एक्सप्रेसिबल आपको केवल दिखाना है। तो देखिए आप क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं कि सिंस S is the basis of V, then by definition of basis each element of V is a linear combination of element of S, thus we only show uniqueness। अब हम क्या है, केवल ये दिखाएंगे कि इसके जो केवल यूनिकनेस जो है वही हम इसकी दिखाएंगे। तो देखिए अब इसके लिए यूनिकनेस के लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो आपका इसका कि लेट देयर बी टू डिफरेंट सेट, क्या क्या होंगे, एक होगा A1 A2 डैश डैश AN एंड एक सेट हो जाएगा आपका B1 B2 डैश डैश BN। ये आपके स्केलर के सेट ले लिए हमने सर। ठीक है, ऑफ स्केलर्स कोरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर। ठीक है, वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर के एलिमेंट यानी कि टू एलिमेंट अल्फा और जो बिलोंग्स कर रहा है आपका V को। ठीक है, तो यानी कि अब हमें क्या करना है, इसमें जैसे हमें उसने बेसिस कहा है तो बेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, पहले लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, पहले A1 A2 के उसका कंपैरिजन क्या करेंगे, A1 अल्फा प्लस A2 अल्फा डैश डैश AN अल्फा, सॉरी इसे हाँ A1 अल्फा। तो अब ये हो गया हमारा आपका क्या हो गया, 0 होता है। ठीक, अगेन अब की बार क्या लिखेंगे, B1 अल्फा B2 अल्फा डैश डैश BN अल्फा, ये 0। देखो ये दोनों कंडीशन क्या है, बेसिस की डेफिनेशन से है, एक बार इस वाले स्केलर के रेस्पेक्ट में और एक बार इस वाले स्केलर के रेस्पेक्ट के सेट में हमने ले लिया है। ठीक, अब देखिए दोनों 0 है, दोनों यानी कि आपस में इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट यानी कि A1 अल्फा A2 अल्फा डैश डैश AN अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा B1 अल्फा B2 अल्फा डैश डैश BN अल्फा। यहाँ पर आपको लिया है A1 अल्फा, ये B1 अल्फा इधर आ गया, प्लस A2 अल्फा माइनस B2 अल्फा प्लस डैश डैश यहाँ पे है AN अल्फा और माइनस BN अल्फा और इधर बचा 0। यहाँ से हम अल्फा कॉमन निकाल लेंगे तो A1 माइनस B1 अल्फा और A2
A2 माइनस B2 अल्फा डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा AN माइनस BN अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा कि देखिए ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि आपकी डेफिनेशन में है बेसिस की फर्स्ट डेफिनेशन में आपको कहा गया है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो क्या होगा, ये जो सारे आपके हैं ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट में ऑल जीरो नहीं होते, इसमें ऑल जीरो होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि जो S जो है आपका इज लीनियरली इंडिपेंडेंट बिकॉज S इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, जब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो आपके सारे के सारे जो है ये स्केलर जीरो होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका है ये A1 माइनस B1 जीरो हुआ और यहाँ पर A2 माइनस B2 जीरो हुआ और डैश डैश AN माइनस BN आपका जीरो हुआ। ये B1 घर जाकर प्लस, यानी A1 इज इक्वल टू B1, A2 इज इक्वल टू B2 डैश डैश AN इज इक्वल टू BN। यानी कि इसमें यूनिकनेस है, यानी आप कुछ भी मान कर चलो वो वही आएगा, यानी कि इसके अलावा आपका कोई, तो यहाँ पे लिखेंगे द ईच एलिमेंट ऑफ V इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल, यानी कि उसकी यूनिकनेस बनी हुई रहती है। ठीक है सर। तो अभी के लिए देखिए ये आपकी डेफिनेशन हो गई है। इसके बाद हम आपको एक थ्योरम है, आप चाहे उसे खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको उस थ्योरम को एज ए होमवर्क आप मान लीजिए, इसे एक्सिस्टेंस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक, अगर आपको कहूँ तो आप इसे देखिए क्या है, इस थ्योरम को आप एज ए होमवर्क भी कर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए सारी क्या मैं ही कराऊंगा, देखिए आप भी तो कुछ कर कीजिए। तो यानी कि आपकी जैसे ये थ्योरम है, थ्योरम 2, और ये है आपकी, इसे एक्जिस्टेंस थ्योरम भी कहते हैं। और ये है एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए फाइनाइट बेसिस। ये थ्योरम है, देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कभी एग्जाम में आती है, लेकिन अगर या तो इस थ्योरम को आप क्या है इसके क्या है, आप उसे प्रूफ कर लीजिए, आप घर से अपना ट्राई कर लीजिए, आपकी बुक में भी अवेलेबल है और आप इसे अगर चाहें तो कर सकते हैं। वरना आपको ये थ्योरम की ये लाइन तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, यानी कि इस चीज को आप याद कर लीजिए कि एक्जिस्टेंस थ्योरम में क्या कहा गया है कि एवरी फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस हैज ए फाइनाइट बेसिस। ये लाइन आपको कहीं अगली थ्योरम्स में आपके या कई क्वेश्चन में आपके यूज में होगी। तो अगर आप इसे प्रूव कर लेते तो अच्छा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो कम से कम इस लाइन को तो आप याद ही रख लीजिए। ठीक है सर। इसके बाद तो बस आज के लिए देखिए हम इतना ही करते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी नहीं हो पा रही है, कल पिछले 1 या 2 दिन से क्लास आपकी हुई भी नहीं है, उसकी थोड़ा सा क्या है कुछ समस्याएं आ जाती हैं, कुछ टेक्निकल समस्याएं हो रही थी, इस वजह से जो है क्लासेस समय पर नहीं हो पाई वो 2 क्लासेस, लेकिन अब आपकी क्लासेस रेगुलर होगी। और देखिए मेरा जो इरादा है कि आपको ज़्यादा लंबी या ज़्यादा बड़ी क्लासेस से अच्छा है आपको छोटी छोटी क्लासेस दी जाए और इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे आपके जल्दी से जल्दी करा दिए जाएँ। तो आपका फाइनाइट डायमेंशनल जो वेक्टर स्पेस है ये भी हो गया, बेसिस ऑफ वेक्टर हो गया। अब इसकी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं जो जिन्हें हम बोलते हैं डायमेंशन की, तो वो आपको मैं कराऊंगा। और कल वो 1 या 2 थ्योरम है और 1 या 2 थ्योरम आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम इसके कुछ 1 या 2 क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप उसके बाद में ये जो आपका है जो डायमेंशन वाला टॉपिक है और बेसिस वाला ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कोसेट्स होगा,
शायद वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। तो लगभग आपकी जो है 1 या 2 क्लास हो रहा है, तो आपके यूनिट नंबर 1 जो है आपकी ख़त्म होने को है। उसके बाद आपकी जो यूनिट नंबर 2 चल जाएगी, और आगे की जो यूनिट 2 थोड़ी सी बड़ी है, बाकी 3 और 4 यूनिट तो बहुत छोटी छोटी यूनिट है, वो 3-3 या 4-4 लेक्चर में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, और ना ही वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपको। लेकिन जो आपकी यूनिट नंबर 1 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यूनिट नंबर 2 आपका देख लीजिए 70 to 80% जो एग्ज़ाम है आपका जो लीनियर अलजेब्रा का, वो आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 से ही आ जाएगा, बल्कि आपका 50% तो आपका जो शेयर है वो यूनिट 1 का ही होगा, यानी कि वेक्टर स्पेस का ही होगा। तो इस जो आपकी जो यूनिट 1 है इसे तो कृपया करके आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। और जिन लोगों को बुक खरीदनी है, बुक मैंने आपको बताया था, या तो आप अगर आप एक ही बुक खरीदनी है तो प्रगति पब्लिकेशन की है, और जो है आपकी लिखी है भूपिंदर सिंह और सुधीर के पुंडीर की बुक है। उसके बाद आपकी कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है, वो बुक आपको 2 पार्ट में आती है। पार्ट ए में आपका आएगा ग्रुप एंड रिंग थ्योरी, और पार्ट बी होगा आपका लीनियर अलजेब्रा। जो सी बुक आपको ठीक लगती है आप उसे ले सकते हैं, और उससे आप क्वेश्चन जो है उससे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बाकी जो थ्योरम वगैरह है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो तो हम करा ही देंगे। बाकी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहें तो आप ये बुक दोनों खरीद सकते हैं, और ये सबसे आपके लिए सबसे अच्छी बुक रहेंगी दोनों की दोनों। बाकी हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटी में जो है ये इन दोनों पब्लिकेशन की जो बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करिएगा, जो आपके यहाँ पर जो आपके कॉलेज या आपके आसपास के कॉलेज में अच्छे से चल रही है बुक, आप वो कर लीजिएगा। तो ठीक है सर, इसी के साथ हम चलते हैं, कल मिलते हैं, और आशा करते हैं कि कल या परसों में इस 2 दिन के लेक्चर में हम आपकी यूनिट 1 लगभग ख़त्म कर दें।